तोते जी देखें तो हमारी बेटी कितनी सुंदर है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। हाँ तो क्यों नहीं होगी, जब तुम इतनी सुंदर हो तो हमारी बेटी को तो सुंदर होना ही था। तोते जी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हमारी बेटी हुई है, परंतु उदास भी हूँ कि बड़ी होकर ये शादी करके हमसे दूर चली जाएगी। अरे मेरी भोली पत्नी, एक न एक दिन तो सभी बेटियों को अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। पर तुम उदास ना हो, हम अपनी बेटी की शादी बहुत ही अच्छे खानदान में करेंगे। तोता अपनी पत्नी को कुछ पैसे देता है। ये पैसे तुम याद से गरीब पक्षियों को दे देना। गरीब पक्षी हमारी बेटी को बहुत शुभकामनाएं देंगे। क्यों क्यों गरीब पक्षियों को क्यों देंगे हम ये पैसे? अपनी बेटी को शुभकामनाएं देने के लिए अभी हम जिंदा हैं, भला हम गरीब पक्षियों को ये पैसे देकर पैसे जाया क्यों करें? ये पैसे हमारी बेटी के दहेज में बाद में बहुत काम आएंगे। तोता अपनी बेटी के होने पर खुशी खुशी पूरे जंगल में मिठाइयाँ बांटता है। अरे वाह 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 तोती, तुम्हारे तो भाग्य ही खुल गए। वाकई में तुम्हारी बेटी को नजर न लगे कि बहुत सुंदर है। इसमें तो कोई शक नहीं, मेरी बेटी तो लाखों में एक है। मैं तो बस अभी से ही अपनी बेटी का दहेज जमा करना शुरू कर दूंगी। ओहो, तुम भी कितना दूर का सोचती हो। तोती बहन, अभी तो ये बहुत छोटी है, इसकी शादी में बहुत समय है। पहले इसका अच्छे से पालन पोषण करो, इसे खूब पढ़ाओ लिखाओ, उसके बाद होगी इसकी शादी। कुछ साल फिर बीत जाते हैं। नन्ही तोती थोड़ी बड़ी हो गई थी और अब वे स्कूल भी जाने लगी थी। ये लो तोती, मैं हर महीने अपनी पगार से कुछ पैसे गरीब पक्षियों के लिए निकाल कर अलग कर देता था और आज ये पूरे 10,000 जमा हो गए। तुम गरीब पक्षियों को ये सारे पैसे दे आना। 10,000 रुपए? बाप रे, इतने सारे पैसे आप गरीब पक्षियों को दे देंगे? पागल तो नहीं हो गए? कोई जरूरत नहीं है, मैं इन पैसों से अपनी बेटी के लिए सोने का हार बनवाऊंगी। ये क्या बोल रही हो तुम? ये पैसे मैंने गरीब पक्षियों के लिए निकाले हैं। अब ये पैसे हम अपने इस्तेमाल में नहीं ले सकते। मैं नहीं जानती किसी गरीब पक्षी को, हमने ठेका थोड़ी ना ले रखा है सबका। ये पैसे तो मेरी बेटी के हैं, मैं उसके लिए सोने का हार लेकर आऊंगी। तोती, ये सब क्या है? मैं देख रहा हूँ जब से हमारी बेटी हुई है तो मैं उसके दहेज की बहुत चिंता लग गई है। अरे मैं अच्छा कमा तो रहा हूँ, अपनी बेटी का दहेज भी बहुत बढ़िया दूंगा। बस बस, मुझे बहस नहीं करनी आपसे। मैंने कह दिया ना, ये पैसे गरीब पक्षियों को नहीं दूंगी, मतलब नहीं दूंगी। तोते की पत्नी गरीब पक्षियों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वे अपने सभी पैसे सिर्फ अपने इस्तेमाल में लाना चाहती थी। तोती बात नहीं मानती और वे ज्वेलरी की दुकान पर आकर उन्हीं गरीब पक्षियों के पैसों से अपनी बेटी के लिए सोने के गहने खरीद रही थी। मम्मा मम्मा, वो देखो, गरीब बच्ची मुझे किस तरह आइसक्रीम खाता हुआ देख रही है। मम्मा मुझे पैसे दो, मैं उसे भी आइसक्रीम दिलाऊंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी उसे आइसक्रीम देकर आता हूँ, बहुत खुश हो जाएगी वो। क्या क्या दे आता हूँ? जितने पैसे में उसकी आइसक्रीम आएगी उन्हीं पैसों में हमारी बेटी दूसरी आइसक्रीम खा लेगी। कोई जरूरत नहीं है उसे आइसक्रीम दिलाने की, ये गरीब पक्षी तो ऐसे ही नजर लगाते रहते हैं। वे गरीब चिड़िया की बच्ची उदास होकर वहाँ से आगे चली जाती है। तुम भी ना तोती, ये क्या किया? बेचारी डर कर भाग गई। अगर मैं उसे आइसक्रीम दिला देता तो क्या चला जाता? तुम तो बस गरीब पक्षियों के पीछे ही पड़ी रहो। तोती इस मामले में बहुत स्वार्थी थी, उसे किसी की भी मदद करना बहुत ही बुरा लगता था। कुछ दिन फिर ऐसे ही और गुजर जाते हैं। हम सब ने अपने अपने पैसे तो दे दिए, पर पैसे तो अभी भी बहुत कम हैं। तोते, इस जंगल में सबसे ज्यादा अमीर हो तुम। अगर तुम इस गरीब बुलबुल की मदद कर दोगे तो इसकी बेटी की शादी हो जाएगी। हाँ हाँ जरूर, दूसरों की मदद करने से तो हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं। बुलबुल बहन, तुम बिल्कुल परेशान ना होना, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी, मैं तुम्हारी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करवाऊंगा। तोता पैसों की गड्डी निकालकर गरीब बुलबुल को देता है। तभी अचानक वहाँ पर तोते की पत्नी आ जाती है। अच्छा, तो अब मुझसे छुप छुप कर इन गरीब बेसहारा पक्षियों की मदद की जा रही है। तोती फौरन से बुलबुल के हाथों से वे नोटों की गड्डी छीन लेती है। हमें ना चलाओ, हमने बहुत देखे हैं तुम जैसे चालाक पक्षी। चलो भागो यहाँ से, आइंदा यहाँ पर ना दिखना। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरा पति नहीं है, घर में कोई कमाने वाला नहीं। अगर मेरी बेटी का दहेज जमा ना हुआ तो कल मेरी बेटी की बारात वापस चली जाएगी। अरे जाओ जाओ, माफ करो हमें, हमने तुम्हारी बेटी की शादी का ठेका नहीं लिया हुआ।
जाओ यहाँ से, वरना ऐसा ना हो मैं तुम्हें धक्के देकर भगाऊं। रोती हुई बुलबुल वहाँ से वापस चली जाती है। तोती, ये तुमने क्या किया? ऐसे गरीब पक्षियों का दिल नहीं दुखाते। अब वो कैसे अपनी बेटी की शादी करेगी? जैसे भी करे, मुझे क्या है, मेरी बला से बारात वापस चली जाए। कौन सा मेरी बेटी है? बड़े आए, इतने सारे पैसे उस गरीब को देने चले थे। इन पैसों से तो मैं अपनी बेटी के लिए और सोने के गहने खरीद लूंगी। तोती तो बस अपनी बेटी के अलावा और किसी के बारे में सोचती ही नहीं थी। उसे क्या पता था कि उसकी ये बात बुलबुल को कितनी बुरी लगी है। बुलबुल तो पेड़ के नीचे बैठी बहुत ज्यादा रोई जा रही थी। समय बीतता जाता है। अब नन्ही तोती काफी ज्यादा बड़ी हो गई थी और तोते ने अपनी बेटी के लिए काफी सारा दहेज भी जमा कर लिया था। काफी सारे गहने और काफी सारा दहेज जमा हो गया। अब तो मेरी बेटी की शादी बहुत अच्छी जगह होगी। कुछ ही दिनों में नन्ही तोती का रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ दिनों के बाद उसकी शादी होने वाली थी। हाय हाय, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है, किसी की नजर न लगे। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे गहने बनाए हैं। रोजाना नए नए पहनना और बहुत खुश रहना। तोती ने अपनी बेटी की शादी पर गरीब पक्षियों के अलावा सबको बुलाया था और वे तो अपनी बेटी की शादी में पानी की तरह पैसे उड़ा रही थी। चलो चलो, समय निकला जा रहा है, शादी शुरू करो। तोती बहन, सच में दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है। वैसे आपने बताया नहीं, ये लड़का काम क्या करता है? बिजनेस करता है कोई बड़ा, बता रहा था दूसरे जंगल में इसका कोई बड़ा काम काज है। शादी हो जाती है। तोती की बेटी अपने ससुराल में आ जाती है। तोते जी, ये क्या? आप तो कह रहे थे आपका बहुत बड़ा घर है, तो फिर ये किसका घर है? हाँ हाँ, वो पत्नी जी, मेरा जो बड़ा घर है वहाँ पर कोई काम करवा रहा हूँ। काम पूरा हो जाएगा तो हम उसी घर में चलेंगे। अच्छा अच्छा, मैं वही कहूँ, आपका तो इतना बड़ा काम काज है, आप मुझे ऐसे घर में थोड़ी ना रखोगे। शादी तो मेरी जैसे कैसे हो गई, पर ना जाने जब मेरी असलियत इसे पता लगेगी तो क्या होगा। चलो पत्नी जी, मैं काम पर जा रहा हूँ, आ जाऊंगा शाम तक। ये बोलकर तोती का पति काम पर चला जाता है। तोती के पति का कोई कामकाज नहीं था। वे तो दूसरे जंगल में आकर कटोरे में भीख मांगकर पैसे कमाता था। पैसे दे दो, कोई मुझ गरीब को पैसे दे दो, मेरे पास खाने को भोजन नहीं, घर में बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं। आते जाते पक्षी उस तोते को पैसे दे जाते थे और इस तरह शाम तक उसका कटोरा पैसों से पूरा भर जाता था। पैसे दे दो, कोई मुझ गरीब को पैसे दे दो, मेरे पास खाने को भोजन नहीं, घर में बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं। तोते की पत्नी भी कुछ सामान लेने के लिए दूसरे जंगल में आई हुई थी तो उसकी नजर उसके दामाद पर पड़ ही जाती है। मुझ गरीब को पैसे दे दो, मेरी मदद करो, मैं भूखा मर रहा हूँ। ये देखकर तोती के तो तोते उड़ जाते हैं। जो वो कभी नहीं चाहती थी, आज घूम फिर कर उसके साथ वही हुआ था। नहीं, ये मेरा दामाद नहीं हो सकता। मेरा दामाद तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो ऐसे ऐसे काम नहीं कर सकता। जब तोती उसके पास आकर गौर से देखती है तब तो वो मान जाती है, ये तो उसी का दामाद है। तुम भीख मांगते हो, इसका मतलब तुम गरीब हो। तुमने तो कहा था ना तुम्हारा बहुत बड़ा काम काज है, तो ये सब क्या है? माँ जी, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ माँ जी, ये सच है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी शादी नहीं हो रही थी, इसीलिए मैंने झूठ बोला कि मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं। मेरा कोई बड़ा घर नहीं है और ना ही कोई बिजनेस, मैं तो बस ये भीख मांगकर पैसे कमाता हूँ। ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है ना मुझे गरीबों से कितनी नफरत है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो हमारे साथ? देखे माँ जी, आप ये बात अपनी बेटी को कभी न बताना, वरना आपकी बेटी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी और उसका घर खराब हो जाएगा। अगर आप चाहती हो कि आपकी बेटी का घर बसा रहे तो आप ये बात उसे कभी न बताना, क्योंकि ये बात पता लगते ही वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, पर मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ। आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा, उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। तोती को जितनी नफरत गरीब पक्षियों से थी, उतना ही उसे उसका दामाद गरीब मिला था। मैं तो अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, मेरी बेटी का घर बसा रहे, मैं इसी में खुश हूँ। तोती वहाँ से परेशान होकर अपने घर चली जाती है।
वे अपने घर पर भी आकर ये बात किसी को नहीं बताती। वे समझ गई थी कि उसने गरीब पक्षियों को इतना बुरा समझा, तभी उसे उसका दामाद भी उतना ही गरीब मिला। प्यारे दोस्तों, अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जंगल में दूध की 4 दुकानें थीं। सभी दुकान वाले पक्षी अच्छा और ताज़ा दूध ही बेचते थे। किसी दूध वाले के साथ गलत ना हो, इसीलिए जंगल के पक्षी रोजाना अलग अलग दूध वाले पक्षी से दूध खरीदते थे। चलो बेटा, जल्दी से दूध पी लो। आपको बड़े होकर मम्मा का साथ देना है ना? नहीं मम्मा, दूध नहीं पीऊंगा, मुझे दूध बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चलो चलो जल्दी से दूध पी लो, वरना मैं गुस्सा करूंगी। तुम्हें पता है ना, दूध पीने से शरीर में शक्ति आती है। नहीं मम्मा, मैं दूध नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, मैं खेलने जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा। ये बोलकर मानो चिड़ा फौरन घर से बाहर खेलने चला जाता है। उफ, ये लड़का कभी नहीं सुनता। दूध ना पीने का तो बहाना चाहिए इसे। तभी मीनू चिड़िया खिड़की से देखती है कि सामने एक बिल्ली बैठी जोर जोर से म्याऊं म्याऊं कर रही थी। कितनी जोर जोर से आवाजें कर रही है। ये बिल्ली कितनी भूखी है। एक काम करती हूँ, ये दूध अब मैं इस बिल्ली को ही पिला देती हूँ। मीनू चिड़िया दूध को प्याले में डालकर उस बिल्ली के पास लेकर आती है। ये लो बिल्ली मौसी, दूध पी लो, तुम्हारी भूख मिट जाएगी। बिल्ली दूध को सूंघती है, पर वे बिना दूध पिए ही वहाँ से चली जाती है। ये क्या, अभी तो भूख की वजह से जोर जोर से म्याऊं म्याऊं कर रही थी, पर दूध देखते ही यहाँ से चली गई। ये बिल्लियाँ बिना मांस खाए बिना रह ही नहीं सकती। ये गया दूध में और पानी। एक बाल्टी दूध में पानी मिलाकर 4 बाल्टी दूध बना दिया। अब तो मुझे बहुत मुनाफा मिलेगा। जंगल में किसी पक्षी को भी नहीं पता था कि बुलबुल दूध में मिलावट करती है। बुलबुल का दूध बाकी तीनों दुकानदारों से थोड़े सस्ते दामों में मिलता था, जिस कारण ज्यादातर पक्षी बुलबुल से ही दूध खरीदते थे। रानी ये क्या, ये काली चाय लाकर क्यों दे रही हो? इसमें दूध डालना भूल गई तुम। कालू जी, क्यों मजाक करते हो? पूरा 1 कप दूध मिलाया है मैंने, भला ये चाय काली कैसे हो सकती है? तुम तो अपने दिमाग का इलाज करवाओ। दूध डालना भूल गई और मुझ पर हंस रही हो। तुम मुझे ये आज काली कलौटी चाय पिला रही हो। रानी कौवी फिर चाय को देखती है। हाय रे, इतनी काली चाय। मैंने तो पूरा 1 कप दूध डाला था, परंतु रंग क्यों नहीं आया? कम से कम देखना तो चाहिए कि चाय में रंग आया कि नहीं। मुझे लाकर दे दी ये काली बेकार चाय। रानी कौवी फिर चाय में लाकर थोड़ा दूध और मिला देती है। अरे क्या बात है बुलबुल, तुम्हारा दूध तो बहुत ही पतला है। दूध का कलर भी कितना हल्का है। क्या बात है, कहीं दूध में तुम पानी तो नहीं मिला रही? अरे कैसी बातें कर रहे हो कबूतर? इस जंगल में बरसों से दूध बेच रही हूँ, भला मैं मिलावट क्यों करूँगी? वो क्या है ना, कल मेरी गाय ने ज्यादा पानी पी लिया होगा, इसीलिए आज उसने इतना पतला दूध दिया। अब से मैं अपनी गाय को कम पानी ही पिलाऊंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? गाय ज्यादा पानी पी ले तो दूध पतला हो जाए। बुलबुल बहन, तुम भी अच्छा मजाक कर लेती हो। नहीं नहीं, ये मजाक नहीं है, सच है। कल रात मेरी गाय ने ज्यादा पानी ही पी लिया था, जब आज उसने दूध इतना पतला दिया। मीनू चिड़िया अपनी बहन कोमल चिड़िया से दूध ले रही थी। वे ये सब कुछ देख रही थी। 1 हफ्ते पहले मानो चिड़ा इसी बुलबुल से दूध लाया था, और वे दूध तो बिल्ली ने भी नहीं पिया था, और आज तो इसका दूध पानी की तरह पतला हो रहा है। पक्षियों को गाय के नाम पर बेवकूफ बना रही है। जरूर बुलबुल दूध में पानी की मिलावट करती है। मीनू चिड़िया फिर जोर जोर से आवाजें देकर सारे पक्षियों को वहाँ पर जमा कर लेती है। हम पक्षियों को बेवकूफ ना बनाओ। भला गाय ज्यादा पानी पीने से दूध पतला कैसे दे सकती है? बुलबुल, तुम बेवकूफ बना रही हो सबको। ये मिलावट वाला दूध अब हम तुमसे नहीं खरीदेंगे। दुश्मनों चिड़िया, मुझ पर इल्जाम न लगाओ। कोई सबूत है तुम्हारे पास? हाँ मीनू चिड़िया, ऐसे कैसे इल्जाम लगा रही हो तुम बुलबुल पर? इल्जाम तो लगाएगी ना ये मीनू चिड़िया, क्योंकि इसकी बहन कोमल चिड़िया का दूध कम बिकता है और बुलबुल का ज्यादा। इसीलिए ये चाहती है कि बुलबुल की दुकान बंद हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस जो जानती हूँ वही बता रही हूँ सबको। हाँ मीनू चिड़िया, बुलबुल पर इल्जाम ना लगाओ। ये तो हमें कम दामों में दूध बेचती है। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो फिर आओ। पक्षियों को मीनू चिड़िया पर गुस्सा होते हुए देख
बुलबुल बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। अगले दिन मिट्ठू महाराज का बेटा बहुत रोज जा रहा था। क्या बात है तोती, ये इतना क्यों रो रहा है? क्या बताऊं तोते जी, सुबह मैंने इसे दूध पिलाया था तो अब इसके पेट में दर्द होना शुरू हो गया और रोज जा रहा है। न जाने ये उल्लू सैनिक कहाँ से दूध ला रहा था। क्या दूध पीने की वजह से इसकी तबीयत बिगड़ गई? उल्लू सैनिक कहाँ हो, जल्दी आओ इधर। महाराज की आवाज सुनकर भागा भागा उल्लू सैनिक वहाँ पर आता है। तुम दूध कहाँ से लेकर आ रहे हो? देखो मेरे बेटे की क्या हालत हो गई, कितना रो रहा है ये। महाराज, अपने ही जंगल से दूध ला रहा हूँ। वो बुलबुल की दुकान पर पक्षियों की भीड़ लगी थी। मैंने सोचा बुलबुल का अच्छा दूध होगा, तभी मैं रोजाना बुलबुल के पास से ही दूध लेकर आता हूँ। महाराज को तभी याद आता है कि मीनू चिड़िया ने भी बुलबुल की आकर उनसे शिकायत की थी। महाराज, मैंने सब पक्षियों को मना किया कि बुलबुल से दूध ना खरीदो, पर सब पक्षी मुझ पर गुस्सा हो गए क्योंकि बुलबुल के दाम कम हैं, इसीलिए कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करता। हाँ ऐसा ही है, क्योंकि दूध की वजह से मेरे बेटे के पेट में बहुत दर्द है। बुलबुल जरूर मिलावट वाला दूध बेच रही है, उसे तो अब मैं सबके सामने लेकर ही आऊंगा। महाराज, मेरे पास एक बढ़िया उपाय है जिससे बुलबुल पकड़ी जा सकती है। मीनू चिड़िया महाराज को फिर अपना उपाय बताती है। दूसरे दिन मिट्ठू महाराज चारों ही दुकानदार पक्षियों को जमा करते हैं। कोमल चिड़िया, तोते, जग्गू पक्षी और बुलबुल, तुम चारों अपना अपना दूध प्याले में लाकर यहाँ लाकर रखो। क्यों महाराज, इससे क्या होगा? ज्यादा सवाल न पूछो, जो कहा है वो फौरन करो। चारों दूध वाले पक्षी फिर अपने अपने दूध के प्याले लाकर वहाँ पर रख देते हैं। कुछ देर बाद मीनू चिड़िया उसी बिल्ली को दोबारा से लेकर आती है। आओ आओ प्यारी बिल्ली, देखो तुम्हारे लिए दूध रखा है, चलो जल्दी से दूध पी लो और अपनी भूख मिटाओ। दूध के 4 प्याले देखकर बिल्ली तो खुश हो जाती है और जल्दी से कोमल चिड़िया का दूध पीने लगती है। फिर वे जग्गू पक्षी का दूध पीती है और वे दूध पीकर भी वे आगे वाले प्याले की तरफ बढ़ती है और उस प्याले का भी वे सारा का सारा दूध पी जाती है। ये सब क्या कर रहे हैं मिट्ठू महाराज? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जरूर ये सब मीनू चिड़िया का किया धरा है। बिल्ली उन तीनों प्यालों से दूध पी लेती है, पर जैसे ही वे बुलबुल के दूध के पास आती है तो वे दूध को सूंघते ही पीछे हट जाती है। वे दूध तो बिल्ली पीने के लिए तैयार ही न थी, वे फौरन फिर वहाँ से चली जाती है। सैनिक, इस धोखेबाज बुलबुल को पकड़ लो, सच सामने आ गया है। ये बुलबुल दूध में मिलावट करके पक्षियों को बेचती है। आपके पास क्या सबूत है महाराज, जो आप मुझ पर ऐसा इल्जाम लगा रहे हो? मीनू चिड़िया के उपाय ने काम कर दिखाया। ये बिल्ली कभी भी पानी वाला दूध नहीं पीती और आज भी इसने ऐसा ही किया। जग्गू पक्षी और कोमल चिड़िया का दूध पी लिया, परंतु बुलबुल के दूध को मुंह भी नहीं लगाया, क्योंकि बुलबुल के दूध में पानी है। हाँ, ये बुलबुल धोखेबाज है, ये हम सबको बेवकूफ बना रही है। पकड़े जाने पर बुलबुल बहुत शर्मिंदा थी, वे सबको सच बता देती है। माफ कर दे मुझे मिट्ठू महाराज, मैं लालच में अंधी हो गई थी। मुझे लगा था कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा, परंतु मैं भूल गई थी कि बुरे काम करने का बुरा ही अंजाम होता है। दूध में मिलावट करने की वजह से महाराज बुलबुल को पूरे 2 सालों के लिए बंदी बना लेते हैं। बबलू, मेरे यार, मेरे दोस्त, बहुत परेशान हूँ मैं। मेरी नौकरी नहीं है। रानी के भाई ने मुझे सुना सुना कर मेरा जीना हराम कर रखा है। ये तो होगा ही, जब नौकरी नहीं होती तो कोई भी आकर हमें बात सुना जाता है। पर बबलू कौवे, मेरे लिए कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ दो, भाई ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। अरे कालू कौवे, तुम भला नौकरी क्यों करोगे? तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें तो अपना व्यापार करना चाहिए। अच्छा मजाक था। बबलू कौवे, कैसी बातें करते हो? मुझ गरीब के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, मैं अपना व्यापार कैसे करूँगा? कालू कौवे, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। मैं अपने जंगल में कच्चे तरबूजों को बेचकर काफी मुनाफा कमा लेता हूँ। कच्चे तरबूज? लगता है तुम्हारे जंगल के पक्षी बहुत ही मूर्ख हैं, जो लाल लाल तरबूजों को छोड़कर कच्चे तरबूज खरीदते हैं तुमसे। लगता है तुम मेरी बात नहीं समझे। मैं सस्ते दामों में कच्चे तरबूज खरीदकर उनको लाल कर देता हूँ
और पक्षियों को कुछ पता भी नहीं चलता। अच्छा, पर वो कैसे? बबलू कौवा कालू कौवे को अपने धंधे का सीक्रेट बताता है। अरे वाह वाह, क्या गजब का सीक्रेट है तुम्हारा। इस तरह तो मैं बहुत ही जल्दी अमीर हो जाऊंगा। पर यार बबलू कौवे, मेरे पास तो कच्चे तरबूज खरीदने जितने पैसे नहीं हैं। मैं अपना व्यापार कैसे शुरू करूंगा? ओ यार, दोस्त कहते हो और फिर ऐसी बातें भी करते हो। तुम्हारा ये दोस्त तुम्हारे कब काम आएगा? कालू कौवे, तुम उससे उधार पर पैसे ले लो और अपना कारोबार शुरू करो। बबलू कौवा अपने दोस्त कालू कौवे को उधार पर पैसे दे देता है। बस पैसे मिलते ही कालू कौवा दूसरे जंगल कच्चे तरबूज खरीदने चला जाता है और दूसरे जंगल में आकर वे तरबूजों की बड़ी दुकान से कच्चे कच्चे तरबूज खरीद लेता है। अब मैं इन कच्चे तरबूजों को बेचकर बहुत अमीर हो जाऊंगा और अपनी रानी को खुश कर दूंगा। रोजाना अपनी रानी को स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खिलाऊंगा। कालू कौवा वे सारे कच्चे तरबूज गाड़ी पर रखकर अपने जंगल ले जाता है। कालू जी, आप पागल तो नहीं हो गए जो इतने सारे कच्चे तरबूजों को उठाकर यहाँ घर पर ले आए? और आपके पास पैसे कहाँ से आए? रानी रानी, अब तो खुश हो जाओ, तुम्हारा पति कालू अपना खुद का धंधा शुरू करने वाला है। सत्यानाश! कालू जी, अगर आप पक्षियों को ये कच्चे कच्चे तरबूज बेचोगे तो देखना सब पक्षी मिलकर आपको बहुत मारेंगे। किसने कहा कि मैं ये कच्चे तरबूज बेचूंगा? मैं तो पक्षियों को लाल लाल तरबूज बेचूंगा। रानी, ये देख रही हो ना इंजेक्शन, ये लाल रंग वाला इंजेक्शन मैं सभी तरबूजों में लगा दूंगा। देखना सारे तरबूज बिल्कुल लाल लाल हो जाएंगे। क्या सच में ऐसा होगा? क्या सच में सारे तरबूज लाल लाल हो जाएंगे? अगर ऐसा हो गया तो हमें तो बहुत मुनाफा मिलेगा। फिर कालू कौवा वे लाल रंग वाला इंजेक्शन एक तरबूज में लगा देता है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कालू जी कि ये तरबूज सच में अंदर से लाल होगा। एक मिनट, मैं इसे काट कर देखती हूँ। रानी कौवी फिर ये देखने एक तरबूज को काटती है। वे तरबूज तो सच में अंदर से पूरी तरह से लाल था। अरे वाह, मैं सफल हो गया, मैं सफल हो गया रानी। अब मैं रोजाना सस्ते दामों में ये कच्चे तरबूज खरीद कर लाऊंगा और इन्हें लाल करके पक्षियों को बेचूंगा। अगले दिन सुबह कालू कौवा किराए के ठेले पर वे सारे तरबूज रखकर बैठ जाता है। लाल है, अंदर से बिल्कुल लाल है। आ जाओ, लाल लाल तरबूज ले जाओ। कालू कौवे की आवाज सुनकर कुछ पक्षी वहाँ पर आ जाते हैं। वाह कालू कौवे, आखिरकार तुमने अपना व्यापार शुरू कर ही दिया। करना ही पड़ेगा ना मीनू चिड़िया, पुरुष पक्षी घर में बैठे बैठे अच्छे नहीं लगते, इसीलिए मैंने अपना व्यापार शुरू कर दिया। बिल्कुल ठीक किया कालू कौवे। अब देखना रानी कौवी तुमसे बहुत ज्यादा खुश रहेगी। कालू कौवे, तुम जोर जोर से आवाजें तो लगा रहे हो, पर क्या सच में तुम्हारे तरबूज अंदर से लाल हैं? तोते, मैं कालू कौवा हूँ, हमेशा अच्छी चीजें ही बेचता हूँ। तुम आँख बंद करके ले जाओ, तरबूज मेरे बहुत लाल हैं। ठीक है फिर कालू कौवे, मुझे एक तरबूज दे दो। मुझे भी बहुत पसंद है लाल तरबूज। कालू कौवे, मुझे भी दे दो एक तरबूज। वे तीनों पक्षी कालू कौवे से एक एक तरबूज खरीदकर अपने अपने घर चले जाते हैं। आज तो सुबह से ही कालू कौवे का अच्छा खासा मुनाफा होने लगा था। देखो रानी, आज पहले ही दिन में मैंने कितने सारे पैसे कमा लिए। देखना कुछ ही महीनों में मैं पूरे जंगल का सबसे ज्यादा अमीर पक्षी बन जाऊंगा। उसके अगले दिन भी कालू कौवा पक्षियों को बेवकूफ बनाकर वे लाल इंजेक्शन वाले तरबूज बेच रहा था। फिर इस तरह दिन गुजरते हैं और आहिस्ता आहिस्ता पूरा एक महीना गुजर जाता है। कालू जी, आपके व्यापार का सुनकर भाई बहुत ज्यादा खुश हुए। वे आ रहे हैं आपसे मिलने आज शाम को। आने दो तुम्हारे चालाक भाई को, उसे भी दिखाऊंगा कि मैंने एक महीने के अंदर कितने सारे पैसे कमा लिए। अच्छा ठीक है कालू जी। भाई को ना मीठे मीठे तरबूज बहुत पसंद हैं। अब मैं भाई को ये इंजेक्शन लगे हुए तरबूज तो नहीं खिला सकती। आप जाएं बाजार से अच्छे वाले तरबूज लेकर आएं। हाँ, जाता हूँ, लेकर आता हूँ। कालू कौवा फिर अच्छे वाले लाल तरबूज लेने के लिए दूसरे जंगल चला जाता है और वे दूसरे जंगल में आकर एक दुकान से अच्छा वाला लाल तरबूज खरीद लेता है। अरे, ये कालू कौवा तो खुद तरबूज बेचता है, तो फिर यहाँ इस दुकान से ये तरबूज क्यों खरीद रहा है?
मीनू चिड़िया भी कुछ सामान लेने दूसरे जंगल आई हुई थी, पर वे कुछ समझ नहीं पाती। वे आगे सब्जियां लेने चली जाती है। जब वे थोड़ा आगे आती है तो वे देखती है एक दुकान पर कच्चे तरबूज बिक रहे हैं और उस दुकान पर पक्षियों की भी काफी भीड़ है। कौन है ये बेवकूफ पक्षी जो कच्चे कच्चे तरबूज खरीद रहे हैं? उन सब पक्षियों के जाते ही मीनू चिड़िया उस दुकान पर आती है। पक्षी जी, आप ये कच्चे तरबूज क्यों बेचते हो? और मेरे तो समझ में नहीं आती, ये कच्चे तरबूज खरीदने आपके पास इतने सारे पक्षी क्यों आते हैं? मीनू चिड़िया, तुम मुझे हल्के में ले रही हो। मेरे ये कच्चे तरबूज बेकार नहीं हैं। जिस पक्षी को अपना तरबूजों का कारोबार शुरू करना होता है वो मुझसे आकर ये कच्चे तरबूज ले जाता है। मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हो? मीनू चिड़िया, तुम भी अपना तरबूजों का कारोबार शुरू कर दो, क्योंकि बहुत से पक्षी मुझसे ये कच्चे तरबूज खरीद कर ले जाते हैं और इनमें लाल रंग का इंजेक्शन लगा देते हैं ताकि तरबूज पूरा लाल हो जाए अंदर से। हाय रे, ये तो धोखा है। इससे तो पक्षियों की जान को खतरा भी हो सकता है। हाँ, पर आजकल ये सब कौन सोचता है? सबको तो बस पैसों की पड़ी है। मीनू चिड़िया अब सब समझ गई थी कि कालू कौवा भी पक्षियों को इंजेक्शन वाले तरबूज ही बेच रहा है। तभी तो मैं सोचूं, कालू कौवे के तरबूज बाकी तरबूजों से इतने लाल क्यों होते हैं? कालू कौवा तो बहुत गलत कर रहा है ये। मीनू चिड़िया फिर फौरन वापस अपने जंगल चली जाती है। महल पहुंचकर मीनू चिड़िया सबसे पहले वे सारी बात मिट्ठू महाराज को बताती है। क्या इंजेक्शन वाले तरबूज? अरे बाप रे, मैं तो कालू कौवे के तरबूज आए दिन खाता ही रहता हूँ। महाराज, कालू कौवा बहुत गलत कर रहा है, आपको रोकना होगा कालू कौवे को। हाँ, पर मीनू चिड़िया, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हम कालू कौवे पर ऐसे कोई इल्जाम नहीं लगा सकते। मिट्ठू महाराज, सबूत अभी मिल जाएगा। आप बस कालू कौवे के पास से एक तरबूज मंगवाएं अभी। उल्लू सैनिक, जाओ जाकर कालू कौवे के पास से एक तरबूज लेकर आओ। उल्लू सैनिक फिर चला जाता है। थोड़ी देर में वे कालू कौवे के पास से एक तरबूज खरीद कर ले आता है। हाँ मीनू चिड़िया, अब बताओ तुम क्या करने वाली हो? मीनू चिड़िया फिर पानी से भरा टब मंगवाती है और उस पानी में तरबूजों को काट कर रख देती है। महाराज, अब देखते जाएं टब का पानी कैसे लाल होता है। रंग वाले तरबूजों को पानी में डालते ही तरबूजों का रंग पानी में फैल जाता है और पानी का रंग बिल्कुल लाल हो जाता है। मीनू चिड़िया, तुम तो ठीक कह रही हो। कालू कौवा तो सच में तरबूजों में इंजेक्शन मिला रहा है। सैनिकों, जाओ अभी के अभी कालू कौवे को पकड़ कर लेकर आओ और कालू कौवे के वे सारे इंजेक्शन वाले तरबूज पानी में फेंक दो। महाराज का हुक्म सुनते ही वे दोनों सैनिक कालू कौवे के पास चले जाते हैं। एक सैनिक कालू कौवे को फौरन पकड़कर महल ले जाता है और दूसरा सैनिक कालू कौवे के वे सारे बेकार तरबूज पानी में बहा देता है। कालू कौवे, तुमने मेरे जंगल के पक्षियों की सेहत के साथ खेला है, तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। सैनिकों, ले जाओ इस कालू कौवे को पूरे 5 सालों के लिए बंदी बना दो। कालू कौवा फ्रॉड करने के इल्जाम में पूरे 5 सालों के लिए बंदी बना दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हम चाहें जितना भी गलत काम कर लें, पर एक ना एक दिन हम पकड़े ही जाते हैं।